नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है जो दिल्ली सल्तनत के पश्चात पतन का जो दौर रहता है, और जब केंद्रीय शक्ति का प्रभाव हो जाता है, सर्वोच्च शक्ति है जो पैरामाउंटेसी वो कमजोर होती है। जो तुगलक वंश के अंत के पश्चात तो किस तरीके से देश में, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय राज्यों का, प्रांतों का जो उदय होता है, वहाँ पे किन तरह के शासकों का जो शासक रहता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः जो क्षेत्रीय शक्तियों, जो प्रांतीय शक्तियाँ, उनका विकास कैसे होता है। पहले अगर बात की जाए तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। वह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त करता है और 1196 ईस्वी से गुलाम वंश की स्थापना होती है। जो गुलाम वंश में जो कई शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, उस समय धीरे धीरे केंद्र शक्ति प्रबल होती चली जाती है और तुगलक वंश के समापन के पश्चात धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति का पतन और पराभव होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जब केंद्र की शक्ति कमजोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है और उनको अवसर मिल जाता है। बात की जाए तो पहले गुलाम वंश का शासन रहता है 1296 ईस्वी से लेकर जो बात की जाए 1290 ईस्वी तक। उसके पश्चात गुलाम वंश में कई जो योग्य शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, चाहे इल्तुतमिश को ले लो, आप रजिया सुल्तान को ले लो, चाहे नासिरुद्दीन मोहम्मद को ले लो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लो, चाहे बलबन को ले लो। इनके द्वारा केंद्रीय शक्ति को धीरे धीरे जो प्रबल बना दिया जाता है। और उसके पश्चात और जो गुलाम वंश के पश्चात जो खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश में जो बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो वह काफ़ी योग्य जो शासक रहता है, उसके द्वारा भी केंद्रीय शक्ति को काफ़ी मजबूत 1390 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है। और उसके पश्चात तुगलक वंश का शासन होता है। और तुगलक वंश में महत्वपूर्ण शासक होते हैं, 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, सर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो उसके पश्चात अयोग्य शासक रहते हैं। अगर तुगलक वंश की बात की जाए, तुगलक वंश का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन काल रहता है। जब तुगलक वंश का शासन काल समाप्त होता है, फिर बात की जाए तो केंद्रीय शक्ति है, जो केंद्रीय शक्ति दिल्ली में रहती है। दिल्ली में जो दिल्ली के सिंहासन पर शासन करता है, वह भारत में केंद्रीय शक्ति सर्वोच्च शक्ति कहलाता है। तो वह धीरे धीरे 1414 के बाद जो 1526 तक जब तक मुगलों का शासन नहीं हो जाता है, वहाँ तक केंद्रीय शक्ति कमजोर रहती है। और उसी दौरान भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियों का, प्रांतीय शक्तियों का उदय होना शुरू हो जाता है। बात की जाए तो तुगलक वंश की समाप्ति होती है 1414 ईस्वी में, और 1414 ईस्वी से लेकर मुगल वंश की स्थापना तक 1526 ईस्वी तक केंद्रीय शक्ति कमजोर रहती है। उसी दौरान क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान देखने को अपने को मिलता है। उस पीरियड में 2 वंशों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें बात की जाए तो सैयद वंश और लोधी वंश। जिस प्रकार तुगलक वंश के जो अंतिम शासक जो गैर तुगलकी वंश का होता है, दौलत खान लोधी, उसकी हत्या कर जो बात की जाए तो खिज्र खान द्वारा सैयद वंश की नींव डाल दी जाती है। सैयद वंश का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल रहता है। इसके शासक दुर्बल और अयोग्य शासक होते हैं, जिनकी वजह से केंद्रीय शक्ति कमजोर रहती है। जो सर्वोच्च शक्ति है, परम सत्ता है, ये जो हमने इतिहास में अध्ययन किया है पहले भी और अभी भी कर रहे हैं, जो एक परम सत्ता होती है, जो सर्वोच्च शक्ति, उसके अधीन ही सभी शासक जो राज्य करते हैं। बात की जाए तो चाहे मुगलों को ले लो, चाहे अशोक को ले लो, क्षेत्रीय राज्यों के शासक अलग होते हैं और वही उसे राजस्व देते रहते। अगर केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियों को उत्थान करने का अवसर मिलता है और उनको अवसर मिलता है कि केंद्रीय शक्ति बनने का भी अवसर मिलता है। तो उनका जिस तरीके से उस शक्ति का जो पतन होता है, पराभव होता है, तो क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतः ही उत्थान शुरू हो जाता है। तो बात की जाए तो सैयद वंश में खिज्र खान के द्वारा जो सैयद वंश की स्थापना की जाती है, उसके शासक भी अयोग्य और दुर्बल होते हैं। उसके पश्चात लोधी की बात करें, जो बात की जाए लोधी वंश है, लोधी वंश की स्थापना कर दी जाती है, जो
बात की जाए तो इब्राहिम लोदी जिसका अंतिम शासक रहता है, लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। तो इन समय में दो वंशों के समय में दो जो राजवंश रहते हैं, इनके शासक इतने प्रबल और योग्य नहीं होते हैं, जिनकी वजह से क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान होना शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों, जो केंद्रीय शक्ति जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता कौन होती है? जो दिल्ली के तख्त पर बैठती है वह सर्वोच्च शक्ति होती है उस समय के दौरान बात की जाए तो ये। और वर्तमान समय में भी बात की जाए तो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी वजह से क्योंकि परम सत्ता का अस्तित्व हमें दिल्ली में ही देखने को मिलता है। तो उस समय छोटे बड़े राज्यों का उदय शुरू हो जाता है जैसे ही परम सत्ता कमजोर होती है, और जिसे पैरामाउंटेसी भी कहते हैं, परम सत्ता केंद्रीय शक्ति कहते हैं। उसी दौरान क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है और ये राज्य आपस में झगड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और सीमाओं को लेकर इनमें काफ़ी युद्ध और लूट मार देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भारत देश में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है और अशांति फैल जाती है क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण। जब बात की जाए तो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से ये राज्य धीरे धीरे प्रबल होते हैं, आपस में संघर्षरत रहते हैं, जिनकी वजह से जो अराजकता अव्यवस्था फैल जाती है। और उसी दौरान बात की जाए तो इस युद्ध मार और लूट खसोट की स्थिति में भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अनिश्चितता बनी रहती है और आपस में युद्धरत रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और इनकी सीमाएं घटती बढ़ती रहती है सीमाओं के कारण। या तो इन वजह से भारत की आर्थिक जो विकास रुक जाता है, क्योंकि व्यापार सही ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारिक गतिविधियां रुक जाती है और सांस्कृतिक गतिविधियां, इस वजह से आपस में लोगों का मेलजोल घट जाता है। तो इसी कारणों से जो भारत अवनति की तरफ जाता है, केंद्रीय सत्ता जो प्रबल नहीं रहती, अगर कमजोर हो जाती है। तो बात की जाए तो प्रतिद्वंदी जो प्रांतीय शक्तियां हैं, जो अब केंद्रीय शक्ति के बराबर की जो शक्तियां रहती है, बात सर्वोच्च शक्ति उसके बराबर की शक्ति जो प्रांतीय रहती है, जो काफ़ी सक्षम होती है, उनके द्वारा अवसर तलाशने शुरू कर दिया जाता है। किस तरीके से प्रतिद्वंदता रहती है कि किस तरीके से केंद्रीय शक्ति बना जाए और केंद्रीय शक्ति मतलब दिल्ली के सिंहासन पर कैसे अधिकार कर लिया जाए, और प्रांतीय इन प्रतिद्वंदियों के बीच में आपस में दिल्ली के सिंहासन को उछाला जाने लगा, किसी आपस में प्रयास किया जाने लगता है कि दिल्ली के सिंहासन को कैसे प्राप्त किया जाए, और इनके द्वारा षड्यंत्र किए जाने लग जाते हैं और युद्ध की तैयारियां की जाने लगती है और केंद्रीय शक्ति को जो उखाड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जाने लगता है। तो इसी दौरान अगर बात की जाए तो कौन कौन से जो प्रांतीय राज्यों का उदय अपने को देखने को होता है, तो भारत काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा देश है, इसमें कई क्षेत्रों में जो बड़े प्रांतों की बात करते हैं, छोटे तो प्रांत काफ़ी जो अस्तित्व में देखने हैं, जहाँ पे छोटे छोटे राजाओं रावों के द्वारा शासन किया जाता। बड़े प्रांतों की बात की जाए तो बंगाल का प्रांत है जो हमेशा से दिल्ली से काफ़ी अलग रहा है और दिल्ली का प्रतिद्वंदी भी रहा है, इस प्रांत का उदय अपने को देखने को मिलता है। गुजरात प्रांत का उदय अपने को देखने को मिलता है। मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ खानदेश है जो ये भी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और पंजाब में जो ये क्षेत्र, यहाँ पे जो प्रांतीय राज्य उभर कर आते हैं, प्रांतीय यानी छोटे छोटे राज्य जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं, उनका उदय। जिस तरीके से केंद्रीय शक्ति अभी बात की जाए तो केंद्रीय शक्ति कौन सी है, दिल्ली, और राज्य प्रांतीय शक्तियाँ हैं जो प्रांतीय सरकारें कौन सी है, जो राजस्थान की सरकार है, चाहे पंजाब की सरकार हो। इसी तरीके से जो संघात्मक ढांचा जो अभी भी लोकतंत्र में अस्तित्व में, वही संघात्मक ढांचा रहता था। केंद्रीय शक्ति जो प्रमुख शक्ति होती है, उसी के अधीन जो प्रांतीय शक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। वर्तमान समय की तरह ढांचा था। जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है तो प्रांतीय शक्तियां उभर कर सामने आने लगती है। जिस तरीके से केंद्रीय शक्ति कांग्रेस कमजोर होती है तो प्रांतीय शक्तियों में जैसे आम आदमी पार्टी भी उभर कर आई थी, आरएलपी, कई पार्टियां हैं जो केंद्रीय शक्तियों के कमजोर होने के कारण उभर कर आ जाती है। तो क्षेत्रीय शक्तियां थी बंगाल, गुजरात, मालवा, खानदेश, पंजाब, कश्मीर में भी प्रांतीय राज्य उभर कर आता है। सिंध का प्रांतीय राज्य आ जाता है। मुल्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में मेवाड़ के राजाओं द्वारा जो शक्तिशाली उभर कर आते हैं। जिस तरीके से राणा सांगा की भी आप बात करोगे, सबसे बड़ा जो राज्य उस वक्त रहता है। और उड़ीसा का राज्य है कामरूप की बात करें तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो
अपने आसाम का क्षेत्र है उसे कामरूप राज्य कहा जाता है। और दक्षिण भारत में 2 नए राज्य उभर कर आते प्रांतीय शक्तियों के रूप में बात की जाए तो विजयनगर ये एक हिंदू राज्य था जिसका हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना की जाती है। बहमनी राज्य ये एक मुस्लिम राज्य था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जितने विद्रोह होते हैं देवगिरी के राज्य में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। उसी समय ये विदेशी अमीर तुर्कों के द्वारा बहमनी राज्य की नींव डाली जाती है। तो ये राज्य काफ़ी शक्तिशाली यहाँ पे होने लगते हैं और इन राज्यों का विजयनगर और दक्षिण भारत के राज्य विजयनगर और बहमनी राज्य इनका दिल्ली से किसी तरह का संपर्क नहीं रहता और इनका जो अस्तित्व अलग ही रहता है। ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। अब इनकी सीमाओं की बात करें तो सीमाओं के लिए आपस में ये संघर्षरत रहते थे। प्रांतीय राज्य छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे क्योंकि केंद्रीय शक्ति तो कमज़ोर होगी और इनकी सीमाएं भी निश्चित नहीं रहती थी, निरंतर कभी घटती रहती थी कभी बढ़ती रहती थी। और प्रांतीय राज्यों का अगर बात करें तो इतिहास के विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि इसमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं रहती है। किन शासकों के द्वारा प्रांतीय शासकों की जानकारी जुटा पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। हालांकि इसका जो भारतीय इतिहास में संक्षिप्त जो अध्ययन ही किया जाता है। बात की जाए तो सीमाओं की अनिश्चितता यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जो तजु के बाबरनामा है जो बाबर द्वारा स्वयं द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जो इसे ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। उस आत्मकथा में उल्लेख किया गया भारत के प्रांतीय राज्यों के बारे में कि जब भारत में बाबर आता है तो वहाँ भारत की उस समय क्या स्थिति रहती है, केंद्रीय शक्ति किस तरह से रहती है और प्रांतीय शक्तियाँ कौन कौन सी जो शक्तिशाली होती, प्रांतीय राज्य कौन कौन से प्रांतीय राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं और भारत में कौन कौन से प्रांतीय राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। ये बाबर ने स्वयं अपनी पुस्तक जो तजु के बाबरनामा उसमें उल्लेख किया है। तो उसमें उल्लेख के अनुसार उसने 5 तो मुसलमान राज्य बताए शक्तिशाली और 2 काफिर राज्य यानी जो गैर मुसलमान राज्य जो हिंदू राज्य उन्हें वो काफिर राज्य के नाम से कहता है कि भारत में 5 मुसलमान शासकों का शासन था और 2 काफिर शासकों का शासन था जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहते हैं। उनमें जो 5 मुसलमान शासकों का उसने उल्लेख किया वो कौन थे उसके बारे में अगर जाना जाए तो दिल्ली का शासक बात की जाए तो दिल्ली का शासक स्वयं इब्राहिम लोदी था, वो अफगान था। तो अफगान सुल्तान दिल्ली का इब्राहिम लोदी था। मुजफ्फर सुल्तान गुजरात का क्षेत्र वहाँ पे इसका शासन था, ये शक्तिशाली शासक था। बहमनी राज्य जो मुस्लिम शासक था यहाँ का भी और मालवा का क्षेत्र यहाँ भी मुस्लिम शासक का शासन था। और बंगाल में भी मुसलमान शासक का शासन था जहाँ नुसरत शाह नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था। तो ये बात की जाए तो बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तजु के बाबरी में बताया जाता है कि भारत में 5 मुसलमान शासकों और 2 गैर मुसलमान शासक यानी काफिर शासक जो शासन कर रहे थे और मुख्यतः सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली इनकी विशाल सेना थी और विस्तृत जो इनका राज्य था। अगर काफिरों की बात की जाए यानी गैर मुस्लिम शासकों की बात की जाए तो मेवाड़ में यहाँ पे बात की जाए मेवाड़ का राज्य रहता है और विजयनगर का राज्य रहता है। मेवाड़ में राणा सांगा द्वारा शासन किया जाता है और इन्हीं के मध्य 1526 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध होता है, बात की जाए तो राणा सांगा और 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध 1526 में। तो यहाँ पे जो पानीपत का युद्ध होता है तो उसी समय बात की जाए तो राणा सांगा और इसके मध्य बाबर के मध्य खानवा का युद्ध होता है और बाबर को इसके शक्ति का एहसास होता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यही रहता है। तो इस तरीके से भारत में कई छोटे बड़े राज्यों द्वारा शासन किया जाता था प्रांतीय केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने में, यानी कि तुगलक वंश के समापन के पश्चात सैयद वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता दिल्ली पर। उसी समय कई राज्य उभर कर आ जाते हैं और दिल्ली के राज्यों में जो सैयद वंश के समय और लोधी वंश के समय उनके दिल्ली राज्य की भी एक प्रांतीय राज्य के रूप में गणना की जाती थी, छोटे राज्य के रूप में ही गणना भारत देश में की जाने लगती है। और ये बात उसने बताई है। उसके पश्चात उसने कहा है कि इन राज्यों के अलावा कई छोटे बड़े राज्य भी काफ़ी अस्तित्व में थे, इनकी संख्या बहुत अधिक बताई है। यहाँ पे जो बाबर ने की कि छोटे छोटे शासक जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन किया करते थे और यहाँ पर शासन करने वाले शासकों को राजा और राव के नाम के रूप में जाना जाता था। ये जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया है। और यहाँ पे जो शासन करने वाले राजा था वे छोटी छोटी पहाड़ियों पे
जो निवास करते थे। पहाड़ियों पर निवास करने की बात की जाए तो जिस तरह के पहाड़ियों पे जो गढ़ बनाए जाते हैं, दुर्ग वगैरह बनाए जाते हैं, किले, उन्हीं किलों में इनके द्वारा आवास किया जाता था और छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन किया जाता था। तो इस तरीके से केंद्रीय शक्ति के पराभव, कमजोर होने पे, पतन होने पे प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। प्रांतीय राज्य, और इन्हीं प्रांतीय राज्यों का जो हम संक्षिप्त अध्ययन ही जो आगे की क्लासों में करेंगे, न कि विस्तृत अध्ययन, क्योंकि इनका अध्ययन काफ़ी जटिल रहता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर होने के पश्चात जो तुगलक वंश से लेकर बाबर के मध्य जो मुगल वंश की स्थापना होती है, तुगलक वंश का 1414 ईस्वी में जो पतन हो जाता है, उसके पश्चात शहीद वंश की स्थापना होती है। शहीद और लोधी वंश, शहीद वंश द्वारा 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया जाता है। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश द्वारा शासन किया जाता है। इस समय जो शासकों की बात की जाए, दिल्ली के शासक काफ़ी कमज़ोर रहते हैं और उनकी शक्ति का जो क्षीण हो जाती है। तो इसी समय प्रांतीय राज्यों का यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के रूप में बात की जाए तो यहाँ पे अपने को मालवा का राज्य है, बंगाल का राज्य, गुजरात का राज्य, खानदेश का राज्य, पंजाब का राज्य, मेवाड़, मारवाड़ है, सिंध है, मुल्तान है, उड़ीसा है, कामरूप है, ऐसे राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत में सबसे बड़े दो राज्य जो विजयनगर और बहमनी राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। और उसी समय 1526 ईस्वी के दौरान जो बात की जाए, बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तजुक-ए-बाबरी में, जिसे बाबरनामा कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी में, भारत में उसी समय जो 5 मुसलमान शासकों का और 2 काफिर शासकों का उल्लेख किया जाता है कि इनके राज्य सबसे बड़े थे भारत के अंदर। तो बात की जाए तो अफगान राज्य जो दिल्ली का राज्य था, एक तो गुजरात का राज्य जहां मुजफ्फर नाम का व्यक्ति शासन करता है, सुल्तान मुजफ्फर, बहमनी राज्य था, बंगाल का राज्य जहां नुसरत शाह शासन करता था, और एक मालवा का शासन था जहां मुसलमान शासन करते। ये 5 राज्य थे जहां मुसलमान शासन करते थे। और 2 बड़े हिंदू राज्यों की बात की जाए तो मेवाड़ का राज्य जहां राणा सांगा शासन करता था, और विजयनगर का राज्य, यही सबसे बड़े राज्य थे जो भारत में अस्तित्व में। और कई छोटे बड़े राज्यों का उल्लेख यहाँ पे जो बाबर के द्वारा किया जाता है कि उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वहाँ पर शासन करने वाले शासक राव और राजा के रूप में जाने जाते थे। और इनका निवास की अगर बात की जाए तो पहाड़ियों पे जो दुर्ग बनाकर, किले बनाकर ये वहाँ पे निवास करते थे और आपस में काफ़ी संघर्ष रहते थे। इनकी सीमाएं भी अनिश्चित थी, आपस में संघर्ष करते थे, युद्ध व लूटमार की स्थितियाँ रहती है और भारत में अराजकता, अव्यवस्था रहती। उसी कारण से भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरीके से प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। आने वाली क्लासों में हम प्रांतीय राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, न कि विस्तृत अध्ययन करके संक्षिप्त अध्ययन हम प्रांतीय राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और वहाँ पे शासन करने वाले शासकों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। और बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। किसी तरह के जो सुझाव भी दे सकते हो, कोई भी चीज़ आपको विस्तृत रूप से जाननी हो इतिहास विषय से संबंधित, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।